यह मूवी ऐसे शख्स की है जिसे उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है उस जुर्म के लिए जिसने उसे कभी किया ही नहीं। यह मूवी हमें बताती है कि ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी मुश्किलें हो, हम उससे निकल सकते हैं। और हम आज ऐसे ही एक मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जिसका नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। मूवी की शुरुआत होती है और एक बैंकर को दिखाया जाता है जिसका नाम है एंडी डिफ्रन। इसकी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है इसे डाइवोर्स पेपर दे करके, जिससे ये गुस्से में आकर के गन लेकर के निकल जाता है उसे मारने के लिए। यह बहुत शराब पी लिया होता है और यह उसके बॉयफ्रेंड के घर के पास पहुंच जाता है। उसी रात कोई शख्स उसकी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को गोली मार के हत्या कर देती है, जिसका इल्ज़ाम इसके ऊपर आ जाता है। एंडी कोर्ट को बताता है कि ये खून मैंने नहीं किया, लेकिन जज कोई नहीं सुनता है क्योंकि सारे सबूत एंडी के खिलाफ थे। क्योंकि एंडी के गाड़ी के टायर का निशान और शराब पे फेंकी गई बोतल पे उसके उंगलियों का निशान, और जिस कारतूस से एंडी की वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को मारा गया था वही कारतूस इसके भी रिवॉल्वर में लगती थी, जिसके कारण जज साहब इसे उम्र कैद की सजा दे देते हैं। फिर हमें एंडी और कुछ प्रिजनर को शॉशैंक प्रिजन में लाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पहले से जो कैदी रह रहे थे वो उनके ऊपर बेट लगाते थे कि कौन आज पहले रोएगा। जहाँ वार्डन नॉर्टन और कैप्टन हार्डली उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं। वार्डन नॉर्टन बताता है कि मैं तो ईश्वर में बहुत विश्वास रखता हूँ, इसलिए यहाँ पे बाइबल तुम्हें मिलेगी। फिर हमें एंडी को दिखाया जाता है कि उसे सेल में भेज दिया जाता है। यहाँ इन लोग का पहली रात होने की वजह से एक मोटा प्रिजनर रोने लगता है, जिसे कैप्टन हार्डली और उसके टीम मिलकर के बहुत मारते हैं, जिससे वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि जब एंडी खाना लेकर के आता है, वह देखता है उसके खाने में एक जिंदा कीड़ा है जिसे ब्रुक्स हेल्टन ले लेता है और वो अपने कौवे के बच्चे को खिला देता है। ब्रुक्स बताता है कि यह कौवे का बच्चा जो है अपने घोंसले से गिर गया था, जिसे मैं इसका तब तक पालूंगा जब तक ये उड़ने लायक नहीं हो जाए। फिर हमें रेड के साथ साथ 2-3 प्रिजनर को दिखाया जाता है जो अपने शर्त हार चुके थे, और वे लोग शर्त में सिगरेट हारे थे, इसीलिए वो उस शख्स को सिगरेट दे देते हैं जो मोटा आदमी पे लगाया था, क्योंकि वो मोटा आदमी पहले ही नाइट में रो दिया था। जब एंडी शावर लेने जाता है तो उस पर बॉक्स डायमंड की गंदी नज़र होती है और वह उसे छिड़खानी भी करता है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देता एंडी और वह चला जाता है। एंडी जेल में किसी से भी बातें नहीं करता है, लेकिन जब बातें फर्स्ट टाइम किया भी तो वो रेड से। एंडी रेड को बोलता है कि मुझे एक छोटी सी हथौड़ी चाहिए जिससे पत्थर तराशे जाते हैं। रेड इस जेल में कैदियों को इलीगल तरीके से सब सामान प्रोवाइड करवाता था, जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू। रेड एंडी को बोलता है कि उस हथौड़ी से किसी का सर नहीं फोड़ोगे ना। एंडी बताता है नहीं, उससे पत्थर की नक्काशी करेंगे। फिर रेड एंडी को बताता है कि कहीं तुम्हारा इरादा इस जेल से सुरंग बना करके निकलने का तो नहीं है उस हथौड़ी से। एंडी बताता है कि नहीं, जब तुम उस हथौड़ी को देखोगे तो समझ जाओगे। फिर जब हथौड़ी रेड के पास आती है तो वो देखता है कि वो बहुत छोटी सी है, उससे सुरंग खोदने में तो 600 साल लगेंगे, और वो मुस्कुराता है। फिर ये छोटी सी हथौड़ी एंडी के सेल में पहुंचा दिया जाता है, साथ में उसे बाइबल की बुक दिया जाता है। बॉक्स और उसके दोस्त लोग आए दिन एंडी पे हमला करते रहते हैं और उसे पीटते रहते हैं, क्योंकि एंडी पे उन लोगों की गंदी नज़र थी। लेकिन एंडी इन सब का किसी से जिक्र नहीं करता और वो किसी की शिकायत भी नहीं करता। फिर वार्डन अनाउंसमेंट करता है कि फैक्ट्री के छत को मरम्मत करने के लिए 1 दर्जन लोगों की जरूरत है, जिस काम को करने के लिए 100 से ज़्यादा कैदी रेडी थे। लेकिन रेड कुछ सिगरेट के पैकेट घूस दे करके अपना और अपने टीम का नाम उस लिस्ट में निकलवा लेता है। जब वे लोग छत की मरम्मत कर रहे थे तो कैप्टन हार्डली अपने दोस्तों से बातें कर रहा था कि उसका एक भाई है, वो घर से भाग गया था, वो बाद में लखपति बन गया और वो मर गया और उसके नाम से $35,000 छोड़ गया। तो उसके दोस्त बोलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हार्डली बोलता है कि घंटा आधे से ज्यादा तो सरकार टैक्स में ले लेगी। एंडी इन सभी बातें को सुन रहा था और वो हार्डली के पास जाता और बोलता है क्या आप अपनी पत्नी पे भरोसा करते हैं, जिसे सुनकर हार्डली उसे छत पे से फेंकने जा रहा। एंडी बताता है कि अगर वो 35 के 35,000 आपको बचा
बचाना है तो आपको उस पैसे को अपने वाइफ को गिफ्ट दे देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट 60,000 तक अपनी वाइफ को एक बार लाइफ में गिफ्ट देने तक कोई टैक्स नहीं काटता। एंड्रयू बताता है कि अगर आप फॉर्म सिर्फ लेते आए तो मैं फॉर्म का भर करके उसको भेज दूंगा, आपको लॉयर के भी पैसे नहीं देने पड़ेगा, बस मेरे दोस्तों को 3-3 बियर पिला दीजिएगा काम होने के बाद। फिर कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि सभी लोग बियर पी रहे होते हैं और एंड्रयू इन सभी को देख करके मुस्कुरा रहा होता है। एक शख्स एंड्रयू के पास जाता है और बोलता है कि तुम भी लो, लेकिन एंड्रयू मना कर देता है। फिर एंड्रयू रेड के पास आता है जहाँ ये लोग मूवी देख रहे होते हैं और रेड को बोलता है कि मुझे इस हीरोइन का बड़ा सा पोस्टर चाहिए, इसका नाम रीता हैवर्ट रहता है। रेड बोलता है कुछ हफ्ते लगेंगे। एंड्रयू वहाँ से जैसे ही निकलता है बॉक्स के लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे बहुत मारते हैं, जिसके कारण एंड्रयू 1 महीना के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है और बॉक्स को 1 हफ्ता के लिए काल कोठरी में भेज दिया जाता है। जब बॉक्स काल कोठरी से अपने सेल में जाता है तो कैप्टन हार्डली उसे बहुत मारता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एंड्रयू को कोई परेशान करे, और इतना मारता है कि बॉक्स कभी अपने पैरों से चल नहीं पाता। फिर वो दिन आ जाता है जब रीता हैवर्ट का फोटो आ जाता है, जिसे रेड एंड्रयू को फ्री ऑफ कॉस्ट में गिफ्ट कर देता है, जिसे देख करके एंड्रयू मुस्कुराता है। नेक्स्ट डे वार्डन जो है सभी जेल के सेलों को चेकिंग करने के लिए आता है। वो एंड्रयू के रूम में भी आता है और सारी चीज चेक करता है। बड़े फोटो देख करके वो बोलता है कि इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें नजरअंदाज किया जा सकता है। उसके हाथ में होली बाइबल देख करके वो खुश होता है और उसे ले लेता है। जब वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता है और सभी चीज नॉर्मल लगती है तो वो बाइबल को देते हुए बोलता है कि मुक्ति इसी में है। एंड्रयू भी बोलता है कि जी मुक्ति इसी में है। नेक्स्ट दिन वार्डन एंड्रयू को बुलाता है और उसे ब्रुक्स का असिस्टेंट बना देता है, जो लाइब्रेरी इंचार्ज होता है। क्योंकि एंड्रयू पढ़ा लिखा होता है इसीलिए उसको ये जॉब दे दिया जाता है। वहाँ पे मिस्टर डिकन्स आता है जो एंड्रयू का हेल्प चाहता था अपने बच्चों को फंड खुलवाने के लिए, जिसमें एंड्रयू उसकी हेल्प करता है। एंड्रयू फिर वार्डन से मिलता है और बोलता है कि हमें एक लाइब्रेरी बनाना है जिसके लिए फंड चाहिए, लेकिन वार्डन मना कर देता है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो एंड्रयू बोलता है कि सरकार उससे मांग लेते हैं। वार्डन बताता है कि सरकार ये सब पे पैसे नहीं खर्चा करेंगे, वो सिर्फ जेल के मरम्मत, मेंटेनेंस और ऊंची दीवारों के लिए खर्चा करते हैं। एंड्रयू बताता है कि मैं हर एक सप्ताह एक लेटर लिखूंगा जब तक सरकार लाइब्रेरी के लिए फंड नहीं दे देता, और इस तरीके से एंड्रयू हर एक हफ्ता लेटर लिखना। फिर दिखाया जाता है एंड्रयू उस साल आधे से अधिक गार्डों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था और नेक्स्ट साइड वार्डन के साथ साथ सभी गार्डों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। उसके नेक्स्ट साल जो टीम भी वहाँ खेलने आई वे लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न एंड्रयू से ही फाइल करवा, जिसके कारण एंड्रयू को एक हेल्पर की जरूरत पड़ने लगी और रेड को उसका हेल्पर बना दिया गया। फिर हमें ब्रुक्स को दिखाया जाता है जो एक प्रिजनर के गले पर चाकू रख करके उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी सजा माफ हो गई थी और वो इस एज में बाहर नहीं जाना चाह रहे थे। ब्रुक्स ने 50 साल इस जेल में काट लिए थे। ये जेल ही उनका घर बन गया था, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जाना चाह रहे थे। एंड्रयू और रेड ने उन्हें समझाया, जिसकी वजह से वे उसे छोड़ दिए। नेक्स्ट दिन ब्रुक्स को दिखाया जाता है कि वो कौवे को उड़ा देते हैं, क्योंकि वे बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। ब्रुक्स जब जेल से बाहर निकलते हैं तो इस दुनिया में वे अकेला फील करते हैं और जिंदगी उन पे बोझ लगने लगी, जिसके कारण वे घर में सुसाइड कर लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एंड्रयू द्वारा लगातार 6 सालों से लेटर पोस्ट किए जाने के कारण गवर्नमेंट परेशान हो जाती है और गवर्नमेंट कुछ किताबों के साथ साथ 200 रुपया भी भेजवाती है ताकि वे अपना लाइब्रेरी खोल सके, जिसे देख करके एंड्रयू हंसते हंसते बोलता है कि अब हफ्ता में 2 लेटर भेजूंगा। एंड्रयू को उन सभी किताबों में से एक मशहूर सिंगर का एक कैसेट मिलता है, जिसे वो ऑफिस को लॉक करके माइक पे बजा देता है, जिससे सुन करके सारे कैदी लोग उस सॉन्ग में डूब जाते हैं। उन्हें गाना सुने हुए सदियां गुजर गई है, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं होता है। सभी लोग सुन करके बहुत खुश हुए। इस कांड के लिए एंड्रयू को 1 हफ्ता के लिए काल कोठरी में भेज दिया जाता है। एंड्रयू को 10 साल होने पर रेड उसे एक नई पोस्टर भेंट करता है। फिर कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट एंड्रयू के लेटर से परेशान होकर के सालाना $500 देने का वादा करती है। एंड्रयू इन सभी पैसों का यूज लाइब्रेरी में करता है और इस जेल की लाइब्रेरी इंग्लैंड की जेलों की लाइब्रेरी में नंबर 1 हो जाता है। और इसी समय वार्डन एक प्रोग्राम चलाता है जिसमें वो कैदियों से काम करवाता है और उसे कुछ पैसे देता है, बाकी पैसे अपने पास रखता है, जिसकी वजह से वार्डन इलीगल बहुत सारा पैसा कमाने शुरू कर देता है।
वार्डन सभी ब्लैक मनी को एंडी को थोड़ी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करवाता। रेड एंडी से पूछता है कि कभी न कभी वार्डन तो पकड़ा जाएगा, FBI की नजर आएगी, तब तो वो हमारे साथ ही जेल में रहेगा। एंडी समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही मुझे और ना ही वार्डन को कोई पकड़ सकता है, क्योंकि ये सभी सारे 2 नंबरिया काम जो है वो रेंडर स्टीवेंस के नाम से होता है, जो उसका पार्टनर है और यह एग्जिस्ट नहीं करता है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये सभी है, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं है। जिसे रेड सुन करके एंडी को तारीफ करता है। उसी समय नए कैदी आते हैं, जिसमें एक टॉमी विलियम होता है, जिसे 2 साल की सजा होती है एक टीवी चोरी करने के लिए। जब उसे पता चलता है कि एंड्रू ने जेल में सभी लोग का हेल्प किया है, तो वो एंड्रू के पास जाता है और बोलता है मुझे भी एक हेल्प चाहिए, जिसमें एंडी बोलता है मैं सब पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करता हूँ। लेकिन टॉमी बोलता है मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत मेहनत करूँगा। टॉमी बताता है कि उसे हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी है। एंडी बताता है ठीक है पढ़ाऊँगा, लेकिन टॉमी बताता है कि मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं है, जिसके कारण एंडी उसे ABCD से लेकर स्टार्ट करता है। जब टॉमी को पढ़ना लिखना आ जाता है तो एंडी उसे हाई स्कूल का कोर्स भी पढ़ाना शुरू कर देता है। टॉमी भी मेहनत करके पढ़ना शुरू करता है। टॉमी भी पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है। एंडी खाली समय में पत्थर को तराश करके उसे शतरंज की गोटियां बनाता, पत्थर की मूर्तियां बनाता, क्योंकि जेल में समय कटता नहीं है, उसके लिए कहीं न कहीं काटने का जुगाड़ करना पड़ता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब टॉमी का फाइनल एग्जाम होने वाला रहता है। वो एग्जाम दे रहा होता है, लेकिन लास्ट में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे लगता है पेपर अच्छा नहीं गया, और गुस्से में पेपर को मोड़ मार करके फेंक देता है और चला जाता है। एंडी उस पेपर को डस्टबिन में से निकाल करके उसे पोस्ट कर देता है। टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी किस कारण से जेल में है। तब रेड बताता है कि वो अपने वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को कत्ल करने के जुर्म में जेल में है, लेकिन एंडी अपने आप को बेकसूर बोलते रहता है। तब टॉमी एंडी और रेड को बुलाता है और टॉमी बताता है कि जब मैं थॉमस्टन जेल में था तो वहाँ एक कैदी अमलू ब्लेच नाम से था, जिससे मेरी दोस्ती गहरी हुई। अमलू ब्लेच टॉमी को बताता है कि उसने जब एक बंदे के घर चोरी करने गया था तो वो जाग गया और उसे मारने लगा। तब उसने उसे और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में मार दिया। उसे बाद में पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड एक बड़े बैंकर की बीवी है। इस जुर्म के लिए उस बैंकर को सजा हो गई। यह सुनकर के एंडी वार्डन के पास जाता है और बताता है कि हमारे पास एक गवाह मिला है जिससे मेरा केस खुल सकता है। लेकिन वार्डन एंडी को उल्टा पुल्टा बोल करके वहाँ से भगा देता है और एंडी को 1 महीना के लिए आइसोलेशन सेल में भेज देता है। वार्डन नहीं चाहता है कि एंड्रू इस जेल से बाहर निकले, क्योंकि उसकी काली कमाई सारा एंड्रू ही देखता है और उसको ब्लैक मनी को व्हाइट भी एंड्रू ही करता है। फिर दिखाया जाता है कि टॉमी को एक पोस्ट मिलता है जिसमें उसका सर्टिफिकेट होता है। वो 3rd डिवीजन से पास हो जाता है, क्योंकि उसका फाइनल एग्जाम का पेपर को एंड्रू ने पोस्ट कर दिया था। टॉमी को वार्डन छत पे बुलाता है और उसे सिगरेट देता है। वार्डन बोलता है क्या तुम बाहर निकल करके कोर्ट में गवाही दोगे कि एमलो ब्लेच नाम का कोई शख्स था जो ये सभी बताया है तुमको। टॉमी बोलता है जी सर, मैं निकलूंगा और कोर्ट में गवाही दूंगा, जिसे सुन करके वार्डन उसे गोली मरवा देता है। फिर वार्डन एंड्रू के पास जाता है और उसे बताता है कि टॉमी भागने की कोशिश किया, जिसके वजह से उसे हेडली ने गोली मार दिया है, तुम जल्दी से अपने काम पे आ जाओ। जिसे सुन करके एंड्रू बहुत रोता है और वह अंदर से टूट जाता है। जब एंड्रू आइसोलेशन सेल से बाहर निकलता है तो रेड से बातें करता है और उसे वो अपने सपने के बारे में बताता है कि मैक्सिको में एक जगह है जोवातनेव, जहाँ पे वह छोटी सी बोट खरीद कर समुद्र के किनारे मछली पकड़ेगा। और एंड्रू रेड को बोलता है कि बोस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें एक पत्थर की दीवार है जहाँ एक पेड़ लगा हुआ है। उस दीवार में एक अलग टाइप का पत्थर रहेगा जो काला पत्थर रहेगा, तुम वहाँ पे जाना, उसके नीचे कुछ मिलेगा। रेड बोलता है कि क्या मिलेगा। एंड्रू बताता है उसके लिए तुम खुद वहाँ पे जाना, पता चल जाएगा। रेड को लगता है कि एंड्रू का मानसिक संतुलन खराब हो गया, वो जेल में रह करके क्या क्या सोच रहा है। वह इसी सभी बातों को लेकर के अपने साथियों से डिस्कस कर रहा होता है। रेड जब ये सभी बातें अपने साथियों से डिस्कस कर रहा होता है तो वे सभी समझाते हैं कि हम लोग उसे दिन में देख लेंगे, समझा लेंगे, लेकिन रात में क्या, वो तो अकेले रहता, कुछ भी कर सकता है। तभी उनमें से एक साथी बोलता है
कि एंड्रयू आज आया था और एक 6 फीट का रस्सी ले गया, पता नहीं क्या करेगा, आज फांसी लगा लेगा, क्या करेगा। रेड ये सुन करके बहुत उदास रहता है। फिर एंड्रयू को दिखाया जाता है वार्डन के ऑफिस में, जहाँ वो वार्डन को देता है, बोलता है इसे पोस्ट कर दीजिएगा। और वार्डन का जितना भी लेखा जोखा वाला डायरी है उसे उसके लॉकर में रखते हुए दिखाया जाता है। वार्डन एंड्रयू को अपना जूता हुआ देते हुए बोलता है कि इसे साफ कर देना, और वार्डन वहां से चला जाता है। फिर एंड्रयू को जूते पॉलिश करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद वो अपना सेल में चला जाता है। यहाँ रेड को नींद नहीं आ रहा होता कि आज पता नहीं एंड्रयू क्या फांसी लगा लेगा क्या, और वह यही सोचता रह जाता है। जब सुबह होती है तो सभी कैदी अपने सेल से बाहर निकलता है, उनका काउंटिंग होता है, लेकिन सभी लोग देखते हैं कि एंड्रयू अपने सेल से बाहर नहीं निकलता है। उसे बहुत आवाज़ दिया जाता है कि सेल से बाहर निकलो, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकलता। जब एक ऑफिसर वहां जाता है तो देखता है वहां एंड्रयू है ही नहीं उस सेल में। जब वार्डन अपना जूता पहनने के लिए डब्बा खोलता है तो देखता है उसमें पुराने जूते हैं, नए जूते है ही नहीं। उसी समय सायरन बजता है। वार्डन आता है जेल में और देखता है कि वहाँ एंड्रयू है ही नहीं। वो बोलता है सारे कैदी से पूछताछ करो और स्पेशल रेड से इससे अच्छे से पूछताछ करो। रेड के तोते उड़े हुए थे। रेड के तोते उड़े हुए होते हैं क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। वार्डन सेल में आकर के सभी पे चिल्ला रहा होता है कि रात में तो वो था, सोने टाइम में यहीं पे था, सुबह कहाँ चला गया। फिर वह रेड को बुलाता और पूछता है कि कहाँ गया, तुम्हें तो पता ही होगा। रेड बोलता है मुझे कुछ नहीं पता। वार्डन वहाँ का पत्थर लेकर के सब पे मारने लगता है और एक पत्थर उस पोस्टर पे भी दे मारता है, जिसमें वो देखता है कि वो पत्थर तो पोस्टर से फाड़ते हुए सीधा नीचे की ओर गिरता है। जब वो पोस्टर फाड़ता है तो देखता है उसमें बहुत बड़ा सुरंग बना हुआ है। फिर खोजी दस्ता जेल के बाहर पूरी जगह खोजते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ पुराने कपड़े और एक घिसी हुई हथौड़ी मिलती है। रेड के अनुसार इस छोटी सी हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लगेंगे, लेकिन एंड्रयू इसे 20 साल में ही कर दिया। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब एंड्रयू दीवार पर नाम लिखने की कोशिश कर रहा था तो दीवार का एक टुकड़ा टूट करके नीचे गिर जाता है। चूंकि एंड्रयू को जियोलॉजी का नॉलेज था तो वो समझ जाता है कि दीवार पुरानी होने की वजह से कमजोर हो चुकी है, जिसके कारण उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वह डेली उस दीवार में होल बनाने लगता है, जिससे वह दीवार से थोड़ा डेली मटेरियल को निकालता और ग्राउंड में उसे गिरा देता, जिससे कोई भी शक नहीं कर पाया उस पर। टॉमी के मौत के बाद एंड्रयू को लगने लगा कि उसका जेल का समय पूरा हो गया और वह उस दिन वार्डन का डायरी और डॉक्यूमेंट्स की जगह अपना बाइबल को रख देता है उसके लॉकर में और नए जूते पहन करके अपना सेल में आ जाता है, जिसे किसी ने गौर नहीं किया था। वह जब सेल में आता है तो कपड़े उतारता है तो उस कपड़े के अंदर में भी नए पैंट शर्ट पहन के चला आता है, जिसे खोल करके उसको प्लास्टिक में और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्लास्टिक में रख देता है और उस सुरंग से बाहर निकलता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि रस्सी का वो यूज वो सामान को लटकाने के लिए किया था। और फिर वह नाला वाला पाइप को फोड़ता है। वह पत्थर से नाला को उसी समय हिट करता है जिस समय बादल गरजता है। फिर एंड्रयू उस पाइप के थ्रू 500 यार्ड से ज्यादा की दूरी तय करता हुआ रेंगते हुए, जो कि 5 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होता है। एंड्रयू जब टनल से बाहर निकलता है तो आसमान की ओर देख करके बहुत मुस्कुराता है और वो पुराने कपड़े खोल देता है। उसकी जगह वो जो नए कपड़े लाया था उसको पहन करके निकल जाता है वहाँ से। उसके नेक्स्ट दिन एंड्रयू मिस्टर स्टीवन बन करके सारे बैंक से सारे पैसे निकाल लेता है, क्योंकि स्टीवन को उसी ने क्रिएट किया था। उसका सिग्नेचर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका पासपोर्ट सभी उसी ने बनवाए थे। उसका सिग्नेचर भी वही करता था, जिसके कारण कोई बैंक वाले उस पर शक नहीं कर पाए। और एंड्रयू $3,70,000 निकाल लेता है सारे बैंक से। जब वार्डन अपना लॉकर खोलता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की जगह एंड्रयू का बाइबल मिलता है, जिसमें एंड्रयू ने लिखा था कि आप सही बोल रहे हैं, मुक्ति इसी में है। एंड्रयू वार्डन द्वारा किए गए करप्शन का लिस्ट और टॉमी का मर्डर का सबूत भी पोस्ट करवा देता है, जिसके कारण पुलिस कैप्टन हेडली और वार्डन को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। वार्डन इन सभी को सह नहीं पाता और खुद को गोली मार करके उड़ा देता है। फिर दिखाया जाता है कि रेड की उम्र कैद की सजा को माफ कर दिया जाता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। रेड को भी बाहर में मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ भी उसका कोई साथी नहीं रहता है। खुद को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक लेता है क्योंकि एंड्रयू से उसने वादा किया था।
फिर वो एंडी द्वारा बताए गए जगह बोस्टन के मैदान में पहुंचता है, जहां वह पत्थर की दीवार में से उस काला पत्थर को ढूंढने लगता है। जब उसे काला पत्थर मिलता है तो वहां पे और खुदाई करता है, जहां उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक लेटर और साथ में पैसे होते हैं कुछ। जब रेड उस लेटर को खोलता है तो उसमें एंड्रयू लिखता है कि तुम्हें वो जगह याद है ना जो जेल में बताया है, तुम वहां आ जाओ, मुझे एक अच्छे आदमी की जरूरत है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेड बस पकड़ के मैक्सिको पहुंच जाता है, जहां हमारा हीरो एक पुरानी बोट को मरम्मत कर रहा होता है। वे दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यह मूवी 1994 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb 9.3 है, जो अब तक की सारी मूवियों में सबसे ज्यादा है। इसका रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ पाया। इसका बजट 25 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पे 73.3 मिलियन कमाई की। ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।